हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ ले मैथ्स। बच्चों, आप सबका फिर से एक बार पढ़ ले मैथ यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो बच्चों, मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं। इस बार वीडियो है आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से। मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आपके पेपर में 5 मार्क का क्वेश्चन आपको देने वाला है, और या फिर 3 मार्क का क्वेश्चन। 100% मेरा अंदाजा यही है कि इस चैप्टर से 5 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, बट अगर 5 मार्क में नहीं आया तो 3 मार्क में तो जरूर आएगा। तो आप लोगों के लिए जल्दी से ये स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई है बच्चों, जो कि चैनल पे डाल दी गई है मेरे। और वो भी आपकी ज्योग्राफी से है, चैप्टर नंबर 7 से, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो वहाँ से बोर्ड के हिसाब से वो मैप वर्क वहाँ से देने वाले हैं, लेकिन मेरा अंदाज़ा यही है कि वहाँ से एक 5 मार्क का क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है पेपर में। तो वो मैंने डाल दिया है चैनल पे वीडियो, आप लोग उसको देख लीजिए। वहाँ से 5 मार्क का क्वेश्चन बनने के चांसेस है, और अगर वो नहीं बना तो वहाँ से मैप वर्क जरूर आएगा, चैप्टर नंबर 7, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी से। तो मैप भी मैं आपको कराने वाला हूँ, जल्दी ही मैप की वीडियो आ जाएगी चैनल पे। तो आइए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को, और देखते हैं इस चैप्टर के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। आइए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। तो हमारा चैप्टर है ज्योग्राफी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और हम इसके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं मैं आपको। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगर आप इन क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से देख लोगे, और अगर आप इन क्वेश्चंस को रीड करके जाओगे, टॉपिक्स को दिमाग में रख के जाओगे, तो 100% आपके जो क्वेश्चन में पेपर में जो क्वेश्चन आने वाला है वो इन 20 में से ही होने वाला है, या फिर इसके आसपास से ही होगा। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या कहता है? इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। क्या किसी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की वजह से ही होगा? यानी कि अभी आपने देखा था बैकग्राउंड में जो मैंने इमेज लगा रखी है, उसमें मैंने एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगा रखी है, और साथ में वहां पे मैंने काफी सारा पॉल्यूशन भी दिखाया है। तो पॉल्यूशन दिखाने का बेसिक रीजन यही है अपनी उस फोटो में, कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक बैकबोन तो होता है किसी भी कंट्री के लिए, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की वजह से कंट्री ग्रोथ बहुत ज्यादा करती है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दूसरे टर्म में हमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन भी देता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। क्या किसी कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ही की वजह से डेवलप होगी? तो हम आइए इसके आंसर्स देखते हैं कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किसी भी कंट्री के लिए और उसकी इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो आंसर में हमने क्या देखा? आंसर में हम देख पा रहे हैं क्या क्या पॉइंट्स हमारे पास। पहला पॉइंट हमें कहता है इंडस्ट्रीज क्रिएट अ वैरायटी ऑफ गुड्स एंड रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ द पीपल्स ऑन एग्रीकल्चर एंड कंट्रीब्यूशन टू मॉडर्नाइज ऑफ एग्रीकल्चर। यानी कि जो इंडस्ट्री है वो क्या करती है? वो रिड्यूस कर देती है। किस चीज को रिड्यूस कर देती है? डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर। पीपल्स जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट ना रहे, इस चीज को रिड्यूस कर रहा है कौन? हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो और वो क्या बना रही है? डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स भी बना रही है, बहुत सारा सामान प्रोड्यूस कर रही है, जिससे हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो गई है। किस पे? मतलब कम हो गई है एग्रीकल्चर के ऊपर। ठीक है, और मॉडर्नाइजेशन हो रहा है हमारे एग्रीकल्चर का। जैसे आप लोग देखते थे पुराने जमाने में जो हमारे फार्मर्स थे, उनको खेती किसानी करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन आज की डेट में उनके पास नए नए इक्विपमेंट्स हैं, नए नए ट्रैक्टर है, नई नई टेक्नोलॉजी है, जिससे वो लोग अच्छी तरीके से एग्रीकल्चर कर पा रहे हैं। ठीक है, नाउ इंडस्ट्री डेवलप हेल्प टू रिड्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब इंडस्ट्री अगर कहीं पे लगेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या तो वहां पे नेचुरल सी बात है कि बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी, पॉवर्टी भी वहां पे कम हो जाएगी, और लोग अच्छे लाइफ स्टाइल में, स्टैंडर्ड में जीने लग जाएंगे। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड। अब अगर इंडस्ट्री लगी हुई है तो आप एक्सपोर्ट भी खूब कर सकते हो अपने मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का, एंड ऐड वैल्यू टू द इकोनॉमी। और इससे क्या फायदा होगा? हमारी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा अपनी बुक्स में कि जब हम लोग ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, यानी कि जब हमें फ्रीडम नहीं मिला था, तो उस टाइम पे हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा बूम करता था, और हमारे जो भी हैंडीमेड प्रोडक्ट्स होते टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटिशर्स, है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो है वो एक अच्छा एक्सपोर्ट का जरिया होता है, और इससे हमारी इकोनॉमी भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करती है, क्योंकि हमारे पास फॉरेन करेंसीज के रूप में चीज़ें आती हैं, है ना। एंड इट एक्सटेंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग्स टू फॉरेन एक्सचेंज। और फॉरेन एक्सचेंज भी आएगा, और साथ में आपका ट्रेड भी बहुत अच्छा होगा किसी भी कंट्री के साथ। नाउ कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल्स इनटू अ वाइड वैरायटी ऑफ फर्निश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यूज आर प्रॉस्पेरस। अब जो कंट्रीज है वो अपना अपना जो रॉ मटेरियल है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉ मटेरियल वो बनाएंगी, और उससे उनकी प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी। तो इंडियाज प्रोस्पेरिटी लाइज इन डाइवर्सिफाइंग इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो हमारे इंडिया की भी के अंदर भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, तो उससे हमें काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। तो इन शॉर्ट अगर हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, तो क्वेश्चन हमें यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है किसी भी कंट्री के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को वहाँ पे डेवलप किया है आपने, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदे मिलने वाले हैं।
तो मैंने कुछ कीवर्ड्स आपको बता दिए, आप लोग इसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है एक्सप्लेन विद एग्जांपल। आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है हाउ डू इंडस्ट्रीज गिव बूस्ट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। अब इंडस्ट्री की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे बूस्ट करने वाला है, इसको हमें देख ले। ये हम लोग देखते हैं, इसके स्क्रीन पे आपके पास आंसर है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। अभी हमने पिछले वाले में पढ़ा कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से केवल एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन नहीं आएगा, यानी किसानों को या फार्मर्स को अच्छी खाद नहीं मिलेगी, मतलब अच्छी खाद मिलेगी, अच्छे इक्विपमेंट्स मिलेंगे ट्रैक्टर के फॉर्म में या और दूसरे इक्विपमेंट्स मिलेंगे जिससे वो अपनी खेती किसानी अच्छी तरीके से कर पाए, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एग्रीकल्चर को और भी ज्यादा बूस्ट करती है। वो कैसे करती है उसको हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन द मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर बट ऑल्सो रिड्यूसेस द डिपेंडेंस ऑन द पीपल ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। यानी अगर कोई जो पर्सन है वो डिपेंडेंट है कि एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है, तो वो क्या कर सकता है, वो जाके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जॉब भी कर सकता है, या अपना जो सामान है, जैसे किसान ने अपने खेत में गेहूं उगाया, अब वो क्या कर सकता है, वो किसी मिल से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकता है और अपना गेहूं वहां दे सकता है। वो मिल क्या करेगी, उस गेहूं को पीस करके उसका आटा बनाएगी, पैकेट्स में भरेगी और हम तक पहुंचा देगी। ठीक है, तो किसान के लिए डिपेंडेंसी खत्म हो गई कि उसको मार्केट में जाके ही अपना सामान बेचना है, वो सीधा डायरेक्ट कंपनी को भी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी बेच सकता है। दूसरा, एग्रो इंडस्ट्रीज बूस्ट एग्रीकल्चर बाय इंक्रीजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है, डिपेंडेंट ऑन रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में अगर रॉ मटेरियल आता है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी काफी ज्यादा, है ना। यानी किसान को दिखेगा कि अरे यार ये मेरा तो सारा सामान खरीद रहा है, मुझे और ज्यादा भी ग्रो कराना पड़ेगा। द इंडस्ट्रीज सेल देयर प्रोडक्ट लाइक इरिगेशन पंप। अब इंडस्ट्रीज देखो सेल क्या क्या करे, इरिगेशन पंप फार्मर्स को फायदा पहुंचाएगा, फर्टिलाइजर्स फार्मर को फायदा पहुंचाएगा, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, मशीन एंड टूल्स। तो ये सभी चीजें किसके लिए बनाई जा रही है, ये सभी चीजें एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए बनाई जा रही है। और एग्रीकल्चरल सेक्टर में कौन काम कर रहा है, हमारा फार्मर काम कर रहा है। तो फार्मर को जब ये चीजें मिलेंगी तो उसके लिए फार्मिंग करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा, उसके खेत की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, वो ज्यादा से ज्यादा अपनी जो चीजें उगा रहा है वो ज्यादा उगा लेगा उन चीजों को। ठीक है ना। उसके बाद इंडस्ट्रीज बूस्ट एग्रीकल्चर बाय ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स। अब और क्या तरीका है बूस्ट करने का, कि ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा कर दिया इंडस्ट्री ने, यानी उसने सामान जल्दी से उठा लिया और जल्दी से पहुंचा दिया आपके पास। ठीक है, तो इससे आपका जो मार्केट है वो भी आपका डेवलप हो गया। तो एग्रीकल्चरल को भी बूस्ट करता है हमारा इंडस्ट्री, और पिछले वाले क्वेश्चन में तो हमने देखा ही कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी को भी डेवलपमेंट मिलता है किसी भी इंडस्ट्री की वजह से। तो दो क्वेश्चन हो गए हमारे, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इनके पॉइंट्स को आप लोग समझ लेना, और उसके बाद पेपर में इनके आने के चांसेस बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं एग्रीकल्चर गिव्स बूस्ट टू द इंडस्ट्री सेक्टर। अभी देखो पीछे हमने पढ़ा था, फिर से वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने आपको बोला कि इस चैप्टर में ये जो मैंने 20 क्वेश्चन बनाए हैं, इन्हीं के आसपास से घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर बार आंसर लगभग वही होगा, थोड़ा सा आपको लिखने का पैटर्न चेंज कर देना है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर गिव्स चलिए जल्दी से हम चलते हैं। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, एग्रीकल्चर गिव्स बूस्ट टू द इंडस्ट्री सेक्टर। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर को एग्रीकल्चर कैसे बूस्ट कर रहा है, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने पढ़ा एक्सप्लेन विद द एग्जांपल इंडस्ट्रीज गिव बूस्ट टू द एग्रीकल्चर। इंडस्ट्री गिव्स बूस्ट टू द एग्रीकल्चर, और यहां पर क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है एग्रीकल्चर गिव बूस्ट टू द इंडस्ट्री। देखो दोनों में कोई ज्यादा खास फर्क तो है नहीं, दोनों की बातें लगभग सेम रहेंगी, थोड़ा बहुत आपको पॉइंट्स अपने और बढ़ाने होंगे, इससे ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं करना है। तो जो पिछले वाले में आपने पॉइंट्स लिखे हैं सारे के सारे वही पॉइंट्स आ जाएंगे, प्लस यहाँ पे आप कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट डाल सकते हो, जैसे कि एग्रीकल्चर गिव बूस्ट टू द इंडस्ट्रीज। एग्रीकल्चर कैसे बूस्ट कर रहा है इंडस्ट्री को। अब भाई अगर एग्रीकल्चर जो है इट डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर जो फार्मर है हमारा वो इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है, उसको अच्छे इरिगेशन पंप चाहिए, उसको इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छा चाहिए, उसको अच्छे ट्रैक्टर्स चाहिए, उसको अच्छा पेस्टिसाइड्स चाहिए, उसको अच्छे सीड्स चाहिए। ये सभी उसको कहाँ से मिलेंगे, इंडस्ट्री से ही तो मिलेंगे, इंडस्ट्री देगी। तो इट डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्रीज और irrigation pumps, machines, tools that provide industries to set up their production unit। अब ये सब चीजें जब उसको मिल जाएंगी तो वो एक अच्छा अपना प्रोडक्शन यूनिट बना लेगा और उससे उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा फार्मिंग का। एग्रीकल्चर अलाउज इंडस्ट्रीज टू मेक प्रोडक्शन प्रोसेस एफिशिएंट। अब अगर एग्रीकल्चर मान लिया कि जो किसान है वो अपने खेत में कोई भी सब्जियां अनाज उगा रहा है, या मान लेते हैं हम सपोज दैट राइस और वीटी उगा रहा है, गेहूं और चावल, अब वो उसका किसी भी वजह से वहां पे नुकसान हो गया, फ्लड आ गया या कोई भी नेचुरल फिनोमेना हो गई, तो किसान उगा ही नहीं पाया ढंग से,
यानी प्रोडक्शन ही नहीं हुआ वहां पर, तो अब क्या होगा, इसका इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से नुकसान किसको उठाना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, क्योंकि उसको तो रॉ मटेरियल ही नहीं मिलेगा। जब उसको रॉ मटेरियल ही नहीं मिलेगा तो वो प्रोडक्शन कैसे करेगी अपना आगे। तो इसीलिए एग्रीकल्चर अलाउज इंडस्ट्रीज टू मेक प्रोडक्शन प्रोसेस एफिशिएंट। एग्रीकल्चर ही इंडस्ट्रीज को सामान प्रोवाइड कराएगा रॉ मटेरियल के रूप में, और वो उसको आगे प्रोसेस करेंगे। इट डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्रीज फॉर इरिगेशन पंप्स, मशीन एंड टूल्स दैट प्रोवाइड्स इंडस्ट्रीज टू सेट अप प्रोडक्शन यूनिट्स। तो ये हमारे कुछ 2-3 पॉइंट्स थे यहाँ पर, जिसको कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमने देखा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, व्हाई इज द लीस्ट कॉस्ट नोन एज डिसीजन मेकिंग फैक्टर फॉर आइडियल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री को लोकेट करने के लिए, यानी कोई इंडस्ट्री आपको सेटअप करनी है, कहीं पे लगानी है, तो उसके लिए आइडियल जो लीस्ट कॉस्ट है वो क्या आप देखोगे, यानी आइडियल लोकेशन क्या होगी इंडस्ट्री की। तो कोई भी इंडस्ट्री जब कहीं पे लगानी होगी तो इंडस्ट्री लगाने से पहले उसके कुछ लीस्ट कॉस्ट देखे जाएंगे, यानी कि कम से कम खर्चा हो और इंडस्ट्री भी लग जाए और कोई नुकसान भी ना हो। तो ये क्या होंगे, इन्हीं को हमको देखना है। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन बन सकता है पेपर में, 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसमें से एक ये बेसिक क्वेश्चन हो गया जो आपके लिए 2 मार्कर में आ सकता है शायद, और 3 मार्कर या 5 मार्कर क्वेश्चन इसके बाद आने वाला है। तो कोई भी इंडस्ट्री जब आप सेटअप करने जाओगे तो वहां पर आपके कम से कम खर्चे को देखेगा कंपनी की, मेरा ज्यादा खर्च ना हो, बहुत ही कम खर्चा हो और मेरी इंडस्ट्री सेटअप हो जाए। तो उसके लिए क्या हो सकता है, लीस्ट कॉस्ट क्या होगी। लीस्ट कॉस्ट इज द की फैक्टर दैट डिटरमाइंस द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, बिकॉज इंडस्ट्री टेंड्स टू लोकेट एट अ प्लेस वेयर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर आइदर अवेलेबल और कैन बी अरेंज्ड एट लो कॉस्ट। यानी कोई भी इंडस्ट्री तभी कहीं पर अपना प्लांट लगाएगी जब वहां पर उसके लिए प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो, है ना। यानी उसको जो भी वो, अब जैसे मान लिया कि किसी कंपनी को शुगर बनानी है, तो वो शुगर मिल कहाँ लगाएगी, वो शुगर मिल आकर के कोई मसूरी में तो लगाएगी नहीं, या वो शुगर मिल आकर के देहरादून में नहीं लगाएगी। वो शुगर मिल कहाँ लगाएगी, वो शुगर मिल उस जगह लगाएगी जहां पर उसको रॉ मटेरियल आसानी से अवेलेबल हो, यानी जहां पर उसको शुगर केन जल्दी से मिल जाए, या फिर आसपास से वो जल्दी से अरेंज कर ले, है ना। तो इसका मतलब कोई भी इंडस्ट्री अपनी प्रोडक्शन यूनिट तभी लगाएगी उस जगह पर जब उसके लिए लीस्ट कॉस्ट हो। लीस्ट कॉस्ट मतलब कम से कम खर्च में उसको रॉ मटेरियल भी मिल जाए और वो प्रोडक्शन भी अपना स्टार्ट कर ले। तो ये हमको लिखना है लीस्ट कॉस्ट में। तो इसमें सिंपल सी बात लिखी हमने कि जो लोकेट करेगी कहां पर, ऐसे प्लेस पर करेगी वेयर फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन आर ईदर अवेलेबल और कैन बी अरेंज्ड एट लो कॉस्ट। या तो उसको वहीं पे मिल जाए सब कुछ, या फिर वो लो कॉस्ट पे उसको अरेंज कर ले, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे लीस्ट कॉस्ट। तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपसे 2 मार्कर में आ सकता है। अब यहां पर हमने देखा 5 फैक्टर्स बताओ इंडस्ट्री के, कि इंडस्ट्री कहां पे लोकेट होगी। एक्सप्लेन एनी 5 फैक्टर्स दैट लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। तो सबसे पहला अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अभी हम पीछे भी पड़ गए। अगर कंपनी अपने आप को सेटअप कहां करेगी, कोई भी इंडस्ट्री कहां सेटअप करेगी, जहां पे उसको आसानी से रॉ मटेरियल अवेलेबल हो। अगर उसको रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो वो वहां पर अपना नहीं लगाएगी प्लांट। जैसे एग्जांपल लिखा है मैंने, कंसंट्रेशन ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ज्यादातर हैवी इंडस्ट्रीज लगी हुई है, रीजन वहां पे आयरन और खूब मिलता है उन्हें, ठीक है। तो इसीलिए उन लोगों ने अपना सारा का सारा सेटअप वहां पे कर रखा है हैवी इंडस्ट्रीज ने। लेबर, अब दूसरा क्या होगा, लेबर, यानी अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगेगी तो उसको स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों ही टाइप के लेबर चाहिए होंगे, लेकिन लो कॉस्ट वाले चाहिए होंगे, यानी ज्यादा पैसे ना देने पड़े लेबर्स को और उसे स्किल्ड लेबर भी मिल जाए और अनस्किल्ड लेबर भी मिल जाए। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे पास क्या है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में आप लोग देखोगे तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा लगी हुई है, और वो लगी हुई इसीलिए क्योंकि एक तो वहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल है खूब अच्छे तरीके से, और उनको सस्ते लेबर भी वहां पे प्रोवाइड हो जाते हैं। दूसरा है कैपिटल। कैपिटल मतलब पैसा, मनी। किसी भी कंपनी को अपना अगर प्लांट लोकेट कराना है तो उसके लिए उसके पास कैपिटल भी अच्छा खासा होना चाहिए, मतलब पैसा खूब अच्छा खासा होना चाहिए। तो इंडस्ट्रीज आर कैपिटल इंटेंसिव एंड बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस एटसेट्रा, यानी कंपनी को सेटअप करने के लिए आपके पास बैंक्स और दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, उसके बाद इंश्योरेंस भी होना चाहिए आपके पास। प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू सेटअप अ प्रोडक्शन यूनिट। तो यानी कि कोई भी इंडस्ट्री खोलने के लिए आपके पास एक अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड या बैकअप होना चाहिए। दूसरा लास्ट है पावर। अब पावर का मतलब क्या है, यानी पावर सोर्स, यानी एनर्जी। अब किसी कंपनी आपने लगा ली, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का खूब प्रॉब्लम है, तो आप अपनी कंपनी को चलाओगे कैसे। तो पावर यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल प्रोडक्शन यूनिट्स डिपेंड्स ऑन वन और अदर सोर्सेज ऑफ पावर लाइक कोल, ऑयल, गैस। अब कोई भी इंडस्ट्री जब लगेगी तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी के लिए पावर चाहिए, उसको बहुत सारा पावर चाहिए। तो वो हमारे घर की तरह ऐसे बिजली लेके कंपनी से और अपनी इंडस्ट्री को नहीं चला सकते हैं, बड़ा टफ होता है। हमारे यहाँ तो बहुत छोटे से कनेक्शन होते हैं, इंडस्ट्री में तो जो कितनी हैवी हैवी मशीन्स वर्क करती हैं, तो वहां पे लार्ज नंबर ऑफ पावर की जरूरत होती है किसी भी कंपनी को। तो उसके लिए कोल, ऑयल या गैस, ये सबसे ज्यादा
ईजी होते हैं, जिससे वो ज़्यादा हाई हाई तरीके से पावर को जनरेट कर पाती है। रेगुलर एंड चीप सप्लाई ऑफ पावर, या फिर उसको अगर पावर मिल रही है किसी कंपनी से इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, तो वो रेगुलर मिलती रहे और सस्ती मिले। अब ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं, इनको जो पावर कंपनीज देती हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी के रूप में जो इनके पास इलेक्ट्रिसिटी जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई रेट पर जाती है। हम लोगों की तरह सस्ते रेटों पर इनको नहीं मिलती है बिजली। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया किसी भी कंपनी के लिए कि उसको इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए। अब वो किस फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी लेगा, उसको या तो सस्ते रेट में इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए, या फिर उसके पास दूसरा तरीका क्या है, कोल, ऑयल और गैस, वो इसकी हेल्प से भी अपने लिए पावर का जनरेशन कर पाएगी। तो एग्जांपल हमने देखा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री नियर रानीगंज एंड झरिया कोल फील्ड्स। यहां पर अब सोचो कि कोल फील्ड है, अब कोल फील्ड में कंपनी कैसे अपने लिए पावर का सेटअप करेगी, या तो उसको कहीं से पावर लाना पड़ेगा, या फिर उसको खुद से अपने पावर जनरेट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये 5 फैक्टर्स हैं जो किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन को अफेक्ट कर सकते हैं, और किसी भी इंडस्ट्री को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी अगर ये 5 फैक्टर में से कुछ गड़बड़ होती है तो। जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल एंड पावर। ठीक है, तो आ गए हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये क्या कहता है, व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है क्या, व्हाई इज इट कंसीडर्ड द बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो किसी भी कंट्री के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बैकबोन है क्या, तो बिल्कुल नेचुरल सी बात है। अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होगी नहीं तो कंपनी की ग्रोथ ही रुक जाएगी और कंपनी का इकोनॉमी भी डाउन हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने देखा था कोरोना वायरस के समय में जितनी भी कंट्रीज थी, सभी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि उनका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ही ठप हो गया था कोरोना की वजह से। वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में वर्क नहीं कर पा रहे थे। सिर्फ किसी को बचा के रखा तो किसने, एग्रीकल्चरल सेक्टर ने, क्योंकि फार्मर फिर भी काम कर रहा था अपने खेतों में, और उसने जो फार्मिंग करी उससे कुछ थोड़ा सा बचा रहा हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, वरना वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता कोरोना के टाइम पे। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रेफर्स टू द सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो हमारा एक सेकेंडरी सेक्टर है इकोनॉमी का, विच डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज। ये लार्ज क्वांटिटीज पे गुड्स का प्रोडक्शन करता है। गुड्स मतलब यहाँ पे सामान होता है बच्चों, विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। मशीन्स की हेल्प से वेयर रॉ मटेरियल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। और जो भी रॉ मटेरियल जिसको मिलेगा उसको ये ट्रांसफॉर्म कर देगा, चेंज कर देगा, और यूजफुल प्रोडक्ट्स में, बहुत अच्छे यूजफुल प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म कर देगा। जैसे सिंपल से आप इसको समझ लो कि आप किसी शॉप में गए और वहां पे आप कोई भी ड्रेस खरीदने के लिए गए हो, आपको बड़ी अच्छी ड्रेस लग रही है, लेकिन वो ड्रेस बनाने के लिए कंपनी ने पहले बाजार से कपड़ा खरीदा होगा, कपड़े खरीदने के बाद उसमें डिजाइनिंग करी होगी, डिजाइनिंग करने के बाद उसके लिए एक यूजफुल प्रोडक्ट आपके लिए बना दिया। ठीक है, अब वही सेम अगर आपको ड्रेस बनवानी है तो आपको पहले दुकान पे जाना पड़ेगा, कपड़ा खरीद के लाना पड़ेगा, फिर टेलर के पास जाना पड़ेगा, टेलर को देना पड़ेगा, फिर टेलर आपके लिए तैयार करेगा। ठीक है, लेकिन आप गए दुकान पे और कोई आपके लिए झंझट ही नहीं, आपने सिर्फ चूज किया कि आपको कौन सा वाला डिजाइन अच्छा लग रहा है और आपने खरीद लिया। तो सेम इसी तरीके से जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उनको रॉ मटेरियल मिलता है, और उस रॉ मटेरियल को वो किसी भी यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती हैं, ट्रांसफर कर देती हैं, ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग इज कंसीडर्ड एज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो एक तरीके से बैकबोन है किसी भी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जितना ज्यादा अच्छा वर्क करेगी उतना ही ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, उतना ही ज्यादा एक्सपोर्ट होगा, और उतना ही ज्यादा हमारी इकोनॉमी बूस्ट करने वाली है। तो मैन्युफैक्चरिंग हैज कंट्रीब्यूशन टू मॉडर्नाइज्ड ऑफ एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर रही है। आज की डेट में आप लोग देख सकते हो फार्मर बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज्ड हो गए हमारे, एंड रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर। और वो डिपेंडेंसी अब खत्म हो गई है एग्रीकल्चर पे। पहले ज्यादातर लोग कहाँ होते थे, विलेजेस में ही पड़े रहते थे, खेती किसानी करते रहते थे, लेकिन आज की डेट में वो अब एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट नहीं है, वो आ गए हैं शहरों में, वो जॉब्स भी कर रहे हैं, है ना। तो ये जॉब्स भी प्रोवाइड कराती है हमको इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इट हेल्प इन रिड्यूसिंग द पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये पॉवर्टी को और अनएम्प्लॉयमेंट को भी कम करने में हेल्प करती है हमको। ठीक है, एंड इट ब्रिंग्स डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज बाय एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रीज इन ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज। अब कोई ट्राइबल या बैकवर्ड एरिया है, बहुत ही मतलब पिछड़ा इलाका है, वहां पर आपने इंडस्ट्री का सेटअप कर दिया तो वो इलाका भी क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जीता जागता एग्जाम्पल है टाटा मोटर्स और बोकारो स्टील प्लांट। ये ऐसे स्टील प्लांट हैं जिनको ऐसी जब ये सेटअप हुए थे तो उस जगह में बिल्कुल पहाड़ थे और जंगल थे, कुछ भी नहीं था। लेकिन अब एक बीएचईएल कंपनी है, भेल कंपनी है, जो कि हरिद्वार में सिचुएटेड है। ये कंपनी भी जब स्टैब्लिश हुई थी बच्चों, तो उस टाइम पे वहां पे जंगल ही जंगल था, लेकिन आज की डेट में वो पूरा का पूरा इलाका ही डेवलप हो गया है। तो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को आप बोकारो को देख सकते हो कितना ज्यादा डेवलप हो चुका है, आप टाटा स्टील को देख सकते, टाटा मोटर्स को देख सकते हो, जमशेदपुर को, वहां पर कितना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था। लेकिन जब ये इंडस्ट्रीज को सेटअप किया गया था वहां पर, उस टाइम पे वहां पे कुछ भी नहीं था। उस टाइम पे वहां पे बहुत ही ज्यादा डिस्पैरिटीज थी, मतलब बहुत ही बैकवर्ड एरिया था वो।
ठीक है। लेकिन अब डेवलपमेंट हो गया इंडस्ट्रीज के लगने की वजह से। तो इसी इसी इस पॉइंट का मतलब यही है कि जो भी रीजनल डिस्पैरिटीज होती हैं या फिर अगर बैकवर्ड एरिया होता है या ट्राइबल एरियाज होता है तो वहां पर इंडस्ट्रीज लगाने से वो पूरा का पूरा एरिया ही डेवलप हो जाता है। इसीलिए ऊपर लिखा है बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का बैकबोन है इंडस्ट्री। ठीक है, यानी कहीं पर भी अगर इंडस्ट्री लग गई तो नॉर्मल सी बात है कि उसके आसपास के पूरा का पूरा एरिया ही डेवलप कर देती है। जैसे एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देख लो, अगर कभी आपने देखा हो, ऑब्जर्व किया हो, कहीं पर मान लिया कोई गांव है या आपके आसपास में कोई कॉलेज खुला अचानक से, अब जैसे ही कॉलेज खुलता है उसके आसपास में 10-20 दुकानें लग जाती हैं कि उनको क्या मिल जाता है, रोजगार मिल जाता है, क्योंकि बच्चे आएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, ठीक है, और आसपास में बहुत सारे घर किराए पे भी लेंगे तो घरों को भी एक इनकम आ जाती है। ठीक है, तो उसी तरीके से जब इंडस्ट्री कहीं पे लगेगी तो ये इंडस्ट्री अपने आसपास के पूरे इन्वायरमेंट को ही चेंज कर देगी, डेवलप करेगी, क्योंकि इसको अपने ट्रांसपोर्टेशन करवाने हैं, इसको सस्ता लेबर चाहिए, तो इसलिए ये चीज होगी। तो आपको इसको ध्यान रखना है क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अच्छा, इसके कुछ और पॉइंट्स भी हैं यहाँ पर हमारे पास। तो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं हम इंडस्ट्रीज से गुड का, और इससे हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलने वाला है। उसके बाद इट हैड एडेड टू रॉ मटेरियल बाय कन्वर्टिंग देम इनटू फिनिश्ड गुड। अब अगर इंडस्ट्री के पास रॉ मटेरियल आएगा उसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर सकती है। जीडीपी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी का। ठीक है, तो जीडीपी में काफी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है इंडस्ट्रीज का। और उसके बाद नेशन डिपेंड्स अपॉन द डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, दस इट हैज नॉट ओनली मेड इंडिया सेल्फ सफिशिएंट बट मोर कॉम्पिटिटिव इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केट। तो अब देखो, पहले क्या होता था कि हम लोग डिपेंडेंट होते थे दूसरी कंट्रीज के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, यानी हमें कोई सामान बनाना है तो दूसरी कंपनी पे हम डिपेंडेंट है। लेकिन अभी क्या है, धीरे धीरे हमारा इंडिया ग्रोथ कर रहा है और अब हम सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, अब हम खुद से अपना मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अब हम खुद से अपने लिए चीजें बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन आज भी हम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है उसका लगभग 70-80% हिस्सा बाहर से ही मंगाते हैं, क्योंकि वो अभी भी हम नहीं बना पा रहे। लेकिन धीरे धीरे हम सेल्फ असिस्टेंट हो रहे हैं और खुद से अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं। Question number 7. Explain the proactive approach adopted by the National Thermal Power Corporation (NTPC) for preserving the natural environment and resources. तो यहां पर क्वेश्चन क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी देखो, मैंने आपको बताया था कि जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं वो हमारे लिए फायदेमंद तो हैं, क्योंकि वो बैकबोन है हमारी कंट्री का, हमारी कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप करेंगी, हमारी कंट्री के जो भी डिस्पैरिटीज हैं, जो बैकवर्ड एरियाज हैं, उनको डेवलप करेंगी, प्लस हमें एम्प्लॉयमेंट देंगी, प्लस जो हमारा लाइफ स्टैंडर्ड है उसको इंप्रूव करेंगी, हमारे कल्चर सेक्टर को भी इंप्रूव करेंगी। लेकिन 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 बच्चों, इंडस्ट्रीज की वजह से पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है और इसके हार्मफुल इफेक्ट हमको देखने को मिलते हैं। जैसे आप लोग दिल्ली में भी देख पा रहे हो, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है और सरकारें वहाँ की पता नहीं क्या क्या स्कीम्स लाती रहती है पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। तो पॉल्यूशन एक बहुत ही मेजर इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं इंडस्ट्रीज़ की तरफ से, और इंडस्ट्रीज़, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ तो इसके ऊपर ध्यान भी देती हैं, लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ध्यान नहीं भी देती हैं। तो यहाँ पर एनटीपीसी एक बहुत अच्छी तरीके से जो ये नेचुरल एनवायरनमेंट है इसको प्रिजर्व करने के लिए कुछ रिसोर्सेज अपने इस्तेमाल करती है, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हार्मफुल ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट ना हो और उसके ज़्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट ना हो जहाँ पर एनटीपीसी के प्लांट लगे हुए हैं। So NTPC has a proactive approach for preserving the natural environment and resources like water, oil and gas in place where it is setting up power plants. जहाँ भी एनटीपीसी के पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, क्योंकि एनटीपीसी ज़्यादातर जो भी अपने वर्क करती है वहाँ पे पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा क्रिएट होता है, तो इसलिए एनटीपीसी वहाँ पर एक ऐसी अप्रोच लेके चलती है कि हमें नेचुरल एनवायरनमेंट को क्या करना है, बचा के रखना है ना, सेव करके रखना है। तो पहला इसका पॉइंट है हमारे पास ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट। जो भी इसके पास न्यू ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजीज आती हैं उनका ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी आजकल हमारे यहाँ पर BS6 की गाड़ियाँ चल रही हैं, पहले BS4 की चलती थी, फिर BS2 की। तो ये BS क्या है, भारत स्टेज। भारत स्टेज का मतलब क्या कि पॉल्यूशन को रिड्यूस करते चले जा रहे हैं हम हर एक स्टेज में। पहले गाड़ियों में सेंसर्स नहीं लगे हुए आते थे, अब सेंसर्स लगे हुए आ रहे हैं, यानी कि कितना फ्यूल जाएगा इंजन के अंदर वो सब पहले से ही प्रीडिफाइंड प्रोग्रामिंग के तहत सेट है, तो पॉल्यूशन भी कम होगा। तो इसी तरीके से हमने अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कोशिश करी है। आगे हमारे पास अब फिर बैटरी वाली गाड़ियां भी आ रही हैं, तो आगे फ्यूचर में हो सकता है हमारे पास सारे के सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाए, पॉल्यूशन कंट्रोल हो जाएगा। तो इसी तरीके से जैसे ये पावर प्लांट्स लगते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है। तो एनटीपीसी ने सबसे पहले क्या किया, यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट बाय लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज या लेटेस्ट टेक्निक, जो भी लेटेस्ट नई टेक्निक्स आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उसको इस्तेमाल कर रही है। पुराने ज़माने में घरों में खाना चूल्हे पे बनता था, वो भी कोयले से, काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता था। आज की डेट में हमारे पास
गैस स्टोव्स, फिर उसके बाद गैस स्टोव्स आए, गैस स्टोव के बाद आज की डेट में चूल्हे हैं हमारे पास, ठीक है, तो उनसे हम खाना बनाते हैं। तो हमने टेक्नोलॉजी को जल्दी से अडॉप्ट किया और हमने पुरानी चीज़ों को हटा दिया क्योंकि वो पॉल्यूशन क्रिएट कर रही थी। उसी तरीके से इंडस्ट्रीज भी ऐसा करती हैं, तो उन्होंने अडॉप्ट कर ली लेटेस्ट टेक्निक्स को, टेक्नोलॉजीज को, पुराने इक्विपमेंट्स को हटा दिया। रिड्यूसिंग एनवायरमेंट पॉल्यूशन थ्रू द ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट, उन्होंने एक ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, यानी जो धुआं निकलेगा उसको भी कंट्रोल करना है कि वो एनवायरमेंट में आसपास में कम फैले, सीधा ऊपर ही चला जाए। एंड ऐश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम, और जो भी ऐश निकलेगा यानी जो धुआं निकलेगा उसको रिसाइकल भी कर रहे हैं वो लोग, यानी कि कम से कम हार्मफुल वेस्ट को वो लोग एनवायरनमेंट में छोड़ रहे हैं। एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, उन्होंने लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को भी अपना तैयार किया है। इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, रिव्यूज एंड ऑनलाइन डेटाबेस मैनेजमेंट फॉर ऑल इट्स पावर स्टेशन, जितने भी पावर स्टेशन है उनके सबका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उन्होंने ऑनलाइन कर दिया है, और वो उसको देखते रहते हैं, चेक करते रहते हैं कि कहीं पर कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही है। मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमाइजिंग ऐश यूटिलाइजेशन, यानी जो ऐश है उसका ज्यादा से ज्यादा वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और मिनिमाइज कर रहे हैं वेस्ट को, वेस्ट कम से कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐश को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में ऐश इस्तेमाल होता है, इसके लिए कभी हम लोग कभी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरी की पूरी डिटेल समझाऊंगा कि आखिर कैसे एनटीपीसी इस ऐश का इस्तेमाल करती है डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में, और एनटीपीसी क्या काम करती है, कैसे वो वर्क करती है। कभी मैं इसकी वीडियो बना के अपने चैनल पर जरूर डालूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट फॉर न्यूचरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, अब उसने एक ग्रीन बेल्ट भी बना रखा है जिससे वो एक इकोलॉजिकल बैलेंस बना करके रखे, यानी कि वो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती है एनटीपीसी, तो उस पॉल्यूशन को उसने एक ऐसा अपना बेल्ट बना के रख रखा है कि वो एक एक्सट्रीम लिमिट से ऊपर ना जाए, ठीक है। तो ये एनटीपीसी का क्वेश्चन मैंने इसीलिए डाला बच्चों क्योंकि मुझे उम्मीद है कि शायद इस चैप्टर से ऐसा एक क्वेश्चन डाला जाए पॉल्यूशन का, तो वो यहाँ से आ सकता है आपके पास। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या है, आपको डिफाइन करना पड़ेगा, डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी 2 से 3 लाइनों में, और उसके बाद डिस्क्राइब द 4 टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के हिसाब से 4 टाइप के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को डिफाइन कर दीजिए। तो पहला हमने आया हमारे पास कि हमें डेफिनेशन लिखने की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रेफर्स टू द सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी का सेकेंडरी सेक्टर माना जाता है इसको, और डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज, और लार्ज क्वांटिटीज में हम यहाँ पे गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन एंड विच कन्वर्टेड द रॉ मटेरियल्स इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, और हम उनको वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है, आराम से आप लोग लिख लोगे पेपर में। उसके बाद 4 जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, तो सबसे पहले पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब कैसी इंडस्ट्रीज जो रन करेगी गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा, यानी गवर्नमेंट का जिसपे पूरी तरीके से कंट्रोल होगा और गवर्नमेंट जो है उन एजेंसीज को रन करवा रही होगी। तो उसमें भेल है, सेल है, ठीक है, एनटीपीसी है, ये सारी की सारी हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज है, आपका बीएसएनएल है, बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो पब्लिक सेक्टर के अंदर आती हैं। तो वहां पर गवर्नमेंट ही होती है जो एजेंसीज को रन करवाती हैं, ठीक है। दूसरी होगी प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर में क्या होगा कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा, बल्कि यहां पर जो होगा वो आर आउंड एंड रन बाय द इंडिविजुअल्स, कोई भी इंडिविजुअल उसको रन करा रहा होगा, यानी कोई एक अपना इंडस्ट्री खोल के बैठा है और वो अपनी इंडस्ट्री को चला रहा है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल है बजाज ऑटोमोटर्स, टिस्को, ठीक है, रिलायंस, ठीक है, इस तरीके के एग्जांपल है। तो ये सब इंडस्ट्रीज कैसी है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं, ठीक। तो आसान है ये लिखना, कोई मुश्किल नहीं है, एक एक दो एग्जांपल मैंने लिख दिया, आप लोग के पास पेपर में है तो आप लोग एग्जांपल जरूर लिखना, एग्जांपल के आपको मार्क्स मिलने वाले। नेक्स्ट है हमारे पास जॉइंट सेक्टर। अब जॉइंट सेक्टर में क्या होगा, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर जॉइंटली रन बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स, कोई स्टेट और उसके साथ कोई इंडिविजुअल मिलकर के जॉइंट वेंचर में कोई इंडस्ट्री चला रहा है, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो यहां पर हमारा स्टेट और ऑयल इंडिया मिलकर के जॉइंट वेंचर करके एक इंडस्ट्री को बना रखा है इन्होंने, और ये इंडस्ट्री चल रही है, ठीक है। तो आउंड बाय प्राइवेट, ये प्राइवेटली भी चल सकती है और पब्लिक सेक्टर के थ्रू भी चल सकती है, दोनों ही तरीके से ये चल सकती है। यानी कि जॉइंट आप कैसे कर सकते हो, आप पब्लिकली भी ज्वाइन कर सकते हो और प्राइवेटली भी ज्वाइन कर सकते हो। अब पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर हम लोग ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। लास्ट में कोऑपरेटिव सेक्टर। अब कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या हो गया, दीज इंडस्ट्रीज आर आउंड एंड रन बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर फॉर रॉ मटेरियल्स, यानी कि यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है और जो सप्लायर है दोनों आपस में ज्वाइंट करके एक कंपनी का डेवलपमेंट कर सकते हैं और वहां पर वो एक साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से जो भी प्रोडक्शन होगा उसको मार्केट में बेच सकते हैं। यहाँ पे शेयर जो होगा वो भी आपस में, जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो आपस में वो अपना उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। एग्जाम्पल क्या है इसके, शुगर मिल्स, कॉयर इंडस्ट्रीज एंड हैंडलूम एंड टेक्सटाइल। तो ये सारे इसके एग्जांपल है, यानी कि ये जो अब जैसे शुगर मिल्स होती हैं, तो शुगर मिल्स में क्या होता है, कोऑपरेटिव सेक्टर में चली जाती हैं, जॉइंट वेंचर होता है इसमें, कि अब फार्मर क्या करेगा, अपना गन्ना दे देगा मिल को। अब मिल तुरंत तो उसको पैसा दे नहीं सकती है,
है ना, कि उसने गन्ना दिया और तुरंत उसको पैसा मिल गया, तो मिल क्या करती है, उसको एक क्रेडिट नोट्स दे देती है कि भाई ये ठीक है पकड़ो, आप जब आपका हम पेमेंट होगा तो आपको भेज देंगे। तो यहाँ पर दोनों मिल करके काम करते हैं। वो किसान क्या करता है, वो शुगर मिल्स के लिए प्रोड्यूस करता है शुगर केन और फिर शुगर मिल को दे देता है, और जब प्रॉफिट होता है तो फिर शुगर मिल उसको दे देती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हो शुगर मिल्स को। तो ये हमारे पास 4 सेक्टर थे, इसको आप लोग देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हैज बीन एवरीवेयर। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हर जगह है, इस क्यों है, प्रिवेंट कैसे करेंगे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को, उसके लिए हमको बताना है क्वेश्चन में। ठीक है, कोई भी 3 तरीके हमें बताने हैं। तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बेसिकली है क्या, पहले दूसरी चीज को समझ लेते हैं। प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट, अगर हम प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट करें, यानी कि वाटर को सही तरीके से रिसाइकल कर ले और रीयूज कर ले, तो ये प्रॉपर जो डिस्चार्ज होता है वाटर का, इसको हम लोग इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं होगा, फिर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बढ़ा लेंगे। अब ये वाटर का सबसे ज़्यादा जो मिसयूज जो होता है वो इंडस्ट्रीज़ की तरफ से ही होता है। इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, डायरेक्ट जो वाटर, जो उनका वेस्ट वाटर होता है, उसको वो लोग सीधा रिवर में या फिर वहाँ पर कहीं पर जो भी उन आसपास में उनका रिवर्स वगैरह होता है उसमें सीधा डायरेक्टली उसको वो गिरा देते हैं वो लोग, और उसको रिसाइकल करके नहीं भेजते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर ये पावर इंडस्ट्रीज़ के अंदर होता है, जो पावर सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ होती है, क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा हॉट वाटर मिलता है, तो वो सीधा जाके उसको रिवर में डाल देते हैं बिना रिसाइकलिंग किए। दूसरा है कंट्रोल एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब जितनी भी देखो इंडस्ट्रीज है उनके पास बड़ी बड़ी चिमनीज आपने देखे होंगे और उसमें से धुआं निकलता रहता है, तो वो एयर पॉल्यूशन सबसे ज्यादा कौन फैलाता है, इंडस्ट्रीज फैलाती हैं। तो ये इसको भी हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके बाद है एजुकेट पीपल फॉर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट। अब जो हम लोग हैं, हम लोग भी तो सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कहीं भी कुछ भी खाया फेंक दिया, तो हमें भी प्रॉपर सॉलिड वेस्ट को मैनेज करना आना चाहिए। उसके लिए हमें एजुकेट करना पड़ेगा अपने आप को। तो सेपरेट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, हमें पढ़ाया गया है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा होता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा होता है, तो हमें उसको सेपरेट करके रखना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही उसको डिस्पोज करना चाहिए। अब जो बायोडिग्रेडेबल है वो तो आसानी से हो ही जाएगा डिकम्पोज, लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो नहीं हो पाएगा, तो उसको हमको इस तरीके से डिस्पोज करना है या इस तरीके से उसको हमें रखना है या फेंकना है कि वो आसानी से सही जगह पहुंच जाए, यानी कहीं भी उसको हम नहीं फेंकेंगे, जिससे कि वो दोबारा से रिसाइकल करके रीयूज कर लिया जाए। ठीक है, तो ये कुछ हमारे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के फैक्टर्स हैं। अब हम देखते हैं कि हम लोग इसमें और इसको कैसे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, और एक और क्वेश्चन है इसके बाद कि आएगा, मैं बताऊंगा आपको। ये क्वेश्चन मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, शायद पेपर में ये आ सकता है, तो इसको अच्छे से तैयार करके जाना। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। क्वेश्चन आता है हैंड इन हैंड मूवर्स हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। और एक मैंने आपको बता ही दिया स्टार्टिंग में कि बूस्ट करता है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को और इंडस्ट्री एग्रीकल्चर को बूस्ट करती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगते हैं मुझे जो पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या पॉइंट्स लिखे हैं, ईच ऑफ देम सर्व्स एज मार्केट फॉर गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द अदर एंड इन प्रोसेस रेजेस डिमांड फॉर ईच अदर गुड्स। यानी कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज कंप्लीमेंट्री क्यों है, कंप्लीमेंट्री इसलिए है क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पर डिपेंड कर रहा है, इंडस्ट्री एग्रीकल्चर पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, ईच ऑफ देम सर्व्स एज मार्केट फॉर गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अदर एंड इन प्रोसेस रेज डिमांड फॉर ईच अदर गुड। यानी अगर मार्केट में किसी चीज का डिमांड बढ़ा तो इंडस्ट्री का काम क्या है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, और एग्रीकल्चर का भी काम क्या हो गया, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। दोनों को ही प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, जितनी भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है हमारी, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गई, शुगर इंडस्ट्रीज हो गई, ये डिपेंडेंट करती है किस पे, रॉ मटेरियल के लिए। और रॉ मटेरियल इनको कहां से मिलेगा, तो एग्रीकल्चर से मिलेगा। तो शुगर मिल को रॉ मटेरियल चाहिए, उसको शुगर केन, अब शुगर केन हर समय तो उगेगा नहीं, उसका सीजन होता है। तो जब सीजन में शुगर केन उगेगा तो उस समय रॉ मटेरियल चाहिए शुगर इंडस्ट्री को। शुगर इंडस्ट्री स्टार्ट करेगी और फटाफट से शुगर बनानी शुरू कर देगी, तो उसी टाइम पे उसको रॉ मटेरियल मिलेगा, यानी कि सारे साल अवेलेबल रॉ मटेरियल नहीं होगा। अब उसके बाद दीज इंडस्ट्रीज हैव गिवन अ मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर बाय रेजिंग देयर डिमांड एनहांस प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगी। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सेल द प्रोडक्ट सच एज इरिगेशन पम्प्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिसाइड्स। तो ये सभी कुछ ये लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो हैं वो देंगी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को, सेल करेंगी। अब उससे क्या होगा, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी। ठीक है,
फिर आगे बढ़ते हैं तो एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर क्या करे, एग्रीकल्चर सर्व्स एज देयर मार्केट एंड इफेक्ट देयर डेवलपमेंट, वो अपने आप को डेवलप करेगा और ज्यादा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा एग्रीकल्चर सेक्टर अपना। दीज इनपुट्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज असिस्ट एग्रीकल्चर इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, ये जो इनपुट्स मिलेंगे यानी कि इरिगेशन पंप मिलेगा, फर्टिलाइजर्स मिलेंगे, तो इससे क्या करेगा, वो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अपने आप को प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। पीपल्स ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब्स इन द सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, अब जो लोग तो एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्क कर रहे हैं उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा जॉब का, इंडस्ट्रीज में आके जॉब कर पाएंगे वो। एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इन इंडिया हैव गिवन बूस्ट टू द एग्रीकल्चर बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी को रेज कर देगा। तो बहुत ही आसान सी पॉइंट्स हैं आपके, तो इनको आप लोग एक बार ध्यान से पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएंगे ये। अब देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, यानी कि जो पिछला वाला क्वेश्चन हमने पढ़ा और जो ये वाला क्वेश्चन है बच्चों, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूव हैंड इन हैंड, दोनों के आंसर सेम है, कुछ चेंज नहीं करना है आपको। जो आंसर आपने यहां पर लिखे, क्वेश्चन नंबर 10 में एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, वही क्वेश्चन आपको यहां क्वेश्चन नंबर 11 में लिखने हैं आंसर्स। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूव हैंड इन हैंड, तभी मैंने बोला दोनों के दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछेगा, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन होगा बच्चों, पढ़ ले मैथ्स यूट्यूब चैनल की वीडियो से 100% होगा। सिर्फ इतना ही प्रॉब्लम आपको क्रिएट करनी पड़ेगी कि क्वेश्चन का लैंग्वेज को थोड़ा सा मोल्ड किया गया होगा। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हम पढ़ के क्या आए हैं और टॉपिक आपको पकड़ना है कि एग्रीकल्चर से आया है क्वेश्चन, तो आपका आंसर यही है, इससे अलग आपको कुछ भी नहीं लिखना है। आप यही पॉइंट्स वहां पर दिमाग में रख के लिख सकते हो, बिल्कुल सेम टू सेम आंसर है, इसको डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है, सेम टू सेम आंसर है, ठीक है। ये जानबूझ के मैंने क्वेश्चन डाला था, एक पॉइंट बस मैंने इसमें अलग किया थोड़ा सा, जो ये वाला है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर बट दे आल्सो रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर। ये जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होते हैं पीपल, उनको भी डिपेंडेंसी को भी रिड्यूस करता है और मॉडर्नाइज तो करता ही है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को। बस एक ये पॉइंट्स मैंने इसमें अलग डाला था, बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम है, जानबूझ के ऐसा लिखा गया वीडियो में ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हमें सेम आंसर्स लिखने हैं, सेम आंसर्स। अगर आप देखोगे यही पॉइंट्स मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 में डिस्कस किए हैं, यही पॉइंट यहाँ क्वेश्चन नंबर 11 में लिखे हैं, सिर्फ एक पॉइंट थोड़ा अलग हुआ है, वो है पॉइंट नंबर 4, ठीक है, बाकी सेम टू सेम है। तो आप लोग इसको वहीं से मैंने समझा दिया आपको, वहीं से क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्लासिफाई इंडस्ट्रीज इनटू 2 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। अब हमें यहाँ पर इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करना है 2 कैटेगरीज में, लेकिन उनके सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल के हिसाब से, यानी कि कंपनी के पास रॉ मटेरियल कौन सा है और उस हिसाब से कंपनी को हम कैसे क्लासिफाई करने वाले हैं। तो 2 टाइप की इंडस्ट्रीज होंगी अकॉर्डिंग टू द या ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड। पहली एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कैसी होगी, जिसमें these are dependent on raw materials produced in the agricultural sector। एग्रो वर्ड से याद रखना, एग्रीकल्चर, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर का जो रॉ मटेरियल आएगा उस पे ये इंडस्ट्रीज बेस्ड होंगी, और अगर इनको रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो वर्क भी नहीं कर पाएंगी, ठीक है। अब दीज इंडस्ट्रीज आर लेबर इंटेंसिव, इनको लेबर भी खूब चाहिए, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर वाली इंडस्ट्रीज को, यानी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को। उसके बाद मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज मतलब मिनरल्स पे डिपेंड करेंगी, तो दीज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस्ड गुड्स विच आर यूज्ड इन अदर इंडस्ट्रीज, ये ऐसे गुड्स बनाएंगी जो दूसरी इंडस्ट्रीज के काम आए, ठीक है। एंड दीज इंडस्ट्रीज आर कैपिटल इंटेंसिव, ये कैपिटल इंटेंसिव है, यानी इनको कैपिटल खूब चाहिए मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्रीज को, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में क्या करना है कि रॉ मटेरियल प्रोड्यूस्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ये डिपेंड करेंगी रॉ मटेरियल्स पे, और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या है, प्रोड्यूस्ड गुड विच आर यूज्ड इन द अदर इंडस्ट्रीज, ये जो भी गुड्स प्रोड्यूस करेंगी वो दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए काम आएगा, और ये कैपिटल इंटेंसिव है और ये लेबर इंटेंसिव है। तो अगर डिफरेंस भी आएगा तो यही 2 पॉइंट्स आप लोग लिख देना, इन्हीं में से 2 पॉइंट्स बना लेना। दूसरा क्वेश्चन है क्लासिफाई इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेस पे बताओ कि कितने कैटेगरीज हैं। तो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गई और एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो गई। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना करेगा, 1 करोड़ रुपीज। अगर उसके पास 1 करोड़ रुपीज है और 1 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट वो कर रही है या उससे कम तक भी कर रही है मैक्सिमम तक, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आ जाएगी। अब ये कैसे सामान बनाएगी, प्रोड्यूस्ड लाइट कंज्यूमर गुड लाइक फैन या इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी सामान, ये छोटे मोटे जो हल्के सामान है, स्मॉल सामान है, वो कौन बनाएगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाएंगी हमारे लिए, ठीक है। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कौन होगी, जिनका जो इन्वेस्टमेंट होगा मोर देन 1 करोड़ रुपीज, यानी 1 करोड़ रुपीज से ज्यादा का अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो गया। और अगर 1 करोड़ रुपीज से या 1 करोड़ रुपीज तक या उससे कम का कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गया। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमेशा छोटे ही सामान बनाएगी, स्मॉल सामान बनाएगी, फैन हो गया, बल्ब हो गया, है ना,
आपके घर में डिफरेंट डिफरेंट जो आर्टिकल्स पड़े होते हैं, जैसे फर्नीचर्स वगैरह पड़े होते हैं, तो ये भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाएगी। लेकिन लार्ज स्केल इंडस्ट्री, क्योंकि उसका जो कॉस्ट है वो 1 करोड़ रुपीज से एक्सीड कर गया है, तो वो क्या करेगी, वो हैवी प्रोडक्ट बनाएगी, लार्ज प्रोडक्ट बनाएगी, जैसे आयरन स्केल इंडस्ट्रीज हो गई हमारी, ठीक है, ये हैवी प्रोडक्ट्स बनाएंगी। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 ये कहता है क्लासिफाई इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ द रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड्स इनटू 2 कैटेगरीज। तो अब यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें ये बताना है कि इंडस्ट्रीज को किस तरीके से हम लोग देखते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि वेट के हिसाब से, रॉ मटेरियल्स के हिसाब से और फिनिश्ड गुड्स के हिसाब से इंडस्ट्रीज को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो एक होती है हैवी इंडस्ट्री और दूसरी होती है लाइट इंडस्ट्री। अभी मैंने आपको बताया हैवी इंडस्ट्रीज क्या करेगी, ज्यादा हैवी प्रोडक्ट्स बनाएगी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इसमें हमारी हो गई, जैसे बड़ी बड़ी मशीन्स बनेंगी। अब वो कहाँ बनेंगी, वो लाइट इंडस्ट्री तो बना नहीं सकती है, क्योंकि उसका तो बजट ही नहीं उतना, 1 करोड़ रुपीज, मशीनें ही कितनी महंगी होती हैं, तो वो तो 1 करोड़ रुपीज से नीचे का बजट लेके बैठी है, 1 करोड़ रुपीज से ऊपर का तो लेकर के बैठी है हैवी इंडस्ट्री, तो वही बना सकती है। तो हैवी इंडस्ट्रीज जितनी भी होंगी वो आपका रॉ मटेरियल्स बनाएंगी, और उसमें आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज को ही जाना जाता है, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, लेकिन आयरन और स्टील का हमने एक एग्जांपल यहाँ पे ले लिया। अब लाइट इंडस्ट्रीज ये करेंगी, यूज लाइट रॉ मटेरियल, इनको हल्का रॉ मटेरियल चाहिए और हल्के प्रोडक्ट चाहिए, तो ये क्या करेंगी, प्रोड्यूस लाइट गुड्स, ये हल्के हल्के सामान बना लेंगी। जैसे इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, आपके पास इतना सारे वायर्स होते हैं, मोबाइल के चार्जर होते हैं, तार होती हैं, बल्ब होता है, फैन होते हैं, ये सब कौन बनाता है, लाइट इंडस्ट्रीज बनाती हैं। उसके बाद हैवी इंडस्ट्रीज के 2 फीचर्स बताओ। फिर हैवी इंडस्ट्रीज क्या करेंगी, दे प्रोड्यूस गुड्स विच आर यूज्ड बाय द अदर इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्रीज जो भी सामान बनाएगी उसका इस्तेमाल कौन करेगा, दूसरी इंडस्ट्रीज करेंगी। अब जैसे कोई बहुत बड़ी मशीन बननी है, उस मशीन को बनाने के लिए, है ना, तो उस मशीन को बनाने के लिए और दूसरे प्रोडक्ट्स चाहिए, तो वो कौन बनाएगा, कोई हैवी इंडस्ट्री बनाएगी, और बनाने के बाद उस कंपनी को दे देगी, वो कंपनी उससे मशीन को कंप्लीट करेगी, ठीक है। दे सेटिस्फाई आवर वांट्स इनडायरेक्टली, तो हमारी जो भी जरूरत है उसको ये इनडायरेक्टली पूरा कर देती है, कौन, हैवी इंडस्ट्री, ठीक है। किसी भी मतलब जो कंपनीज हैं हैवी इंडस्ट्री सेक्टर की, उनकी डिमांड को ये पूरा करती है। नाउ द 2 फीचर्स ऑफ लाइट इंडस्ट्रीज, अब 2 फीचर्स बताओ लाइट इंडस्ट्रीज के। तो लाइट इंडस्ट्रीज क्या करेगी, दे प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब, सीविंग मशीन्स एक्सेट्रा, बताया मैंने आपको, यानी कि हल्के प्रोडक्ट बनाएगी हमारी जो लाइट इंडस्ट्रीज है, और उससे हमें फायदा पहुंचेगा। दे प्रोड्यूस गुड्स विच सेटिस्फाई आवर वांट्स इनडायरेक्टली। अब ये भी क्या करेगी, ये भी हमें सेटिस्फाई करेगी जो भी हमारी जरूरत है उसको इनडायरेक्टली, जैसे फ्यूज, वायर्स एक्सेट्रा। तो दोनों के दोनों पॉइंट्स मैंने बिल्कुल सेम लिखे हैं, ताकि अगर ये क्वेश्चन पेपर में आए तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही ना पड़े, एक पॉइंट याद करोगे दूसरा अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि दोनों में सेम चीजें लिखनी है। और बाकी जो ऊपर वाला था बल्क एंड वेट वाला, उसमें तो बहुत ही सिंपल है कि हैवी इंडस्ट्रीज हैवी वेट पे काम करेगी, रॉ मटेरियल ज्यादा भारी चीज को, तो ये हैवी इंडस्ट्रीज कहलाएंगी, और यहाँ पे आयरन और स्टील का एग्जाम्पल दे देना। और लाइट इंडस्ट्रीज में आपको जो रॉ मटेरियल होगा वो लाइट वेट का चाहिए, तो इसलिए ये लाइट वेट की गुड्स प्रोड्यूस करेंगी। इसका एग्जाम्पल में आप लोग इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल दे सकते हो। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एक्सप्लेन एनी 5 मेजरमेंट टू कंट्रोल इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इन इंडिया। ये देखो बच्चों, पॉल्यूशन से क्वेश्चन एक आने के मेरा अंदाजा है कि एक क्वेश्चन पॉल्यूशन से बन सकता है पेपर में। पिछली बार भी 2023 में पूछा गया है, तो इस बार भी चांसेस है। पिछली बार वाटर के ऊपर पूछा गया था, तो इस बार भी चांसेस है। तो ये अब यहाँ से जो भी सेक्शन स्टार्ट होने वाला है, इसमें ज्यादातर पॉल्यूशन के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये पॉल्यूशन एक बार ध्यान से जरूर पढ़ के चले जाओ, क्योंकि जब आप वहां पे एग्जाम में बैठोगे तो आपके दिमाग में एक अच्छे अच्छे पॉइंट आएंगे और आप अच्छे से क्वेश्चन का आंसर फ्रेम करके आओगे, वरना ऊट पटांग कुछ भी लिख के आओगे तो शायद नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है, अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे मतलब। तो यहाँ पर देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अच्छे पॉइंट्स कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन क्या होता है और कैसे ये वर्क कर रहा है हमारे लिए, क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर हमारे लिए। इंडस्ट्रीज शुड बी सेटअप इन डिस्टेंट एरियाज अवे फ्रॉम ह्यूमन सेटलमेंट्स। पहले तो इंडस्ट्रीज को हमेशा कहाँ लगाया जाता है, थोड़ी दूर पे लगाया जाता है। तो अगर हम 5 मेजर्स कर लें जिससे हम कंट्रोल कर लें इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को, यानी इंडस्ट्रीज जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रही हैं उनसे हम अपने आप को बचा कैसे सकते हैं, प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, क्या उसके लिए हम करें, वही हमें यहाँ पे लिखना है 5 मेजर्स कि हम 5 स्टेप्स कौन से उठाएंगे कि इंडस्ट्रीज हमें हमारे एरिया को पॉल्यूट ही ना करे। तो हम पहला काम क्या करेंगे, इंडस्ट्री को ऐसी जगह लगाएंगे जहां पर ह्यूमन सेटलमेंट ना हो, थोड़ा दूर पे हो। मिनिमाइज द यूज ऑफ वाटर प्रोसेसिंग थ्रू रीयूजिंग द रिसाइकलिंग। जो भी वाटर वो यूज कर रही है, अगर वो वेस्ट वाटर है तो वो उसको रीयूज करे, रिसाइकल करे और तब जाकर के उसको वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में वो वहां से एक्सरेट करे। ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड एफ्लुएंट बिफोर रिलीजिंग देम इनटू द रिवर्स एंड पॉन्ड्स। अगर वो कोई हॉट वाटर छोड़ रही है, जैसे जितनी भी हमारी पब्लिक सेक्टर की कंपनी है उनके पास जो वेस्ट वाटर होता है वो हॉट फॉर्म में होता है, काफी ज्यादा हॉट होता है। अब मान लो उसने हॉट वाटर डायरेक्ट रिवर में गिरा दिया या पॉन्ड में गिरा दिया, तो वहां का जो भी एक्वेटिक लाइफ है वो तो डिस्टर्ब हो गया, वो तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें केमिकल्स भी होंगे, पता नहीं क्या क्या होगा। तो एक्वेटिक लाइफ पूरा का पूरा उस रिवर का और पॉन्ड का बेकार हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया।
तो यानी कि जब कोई इंडस्ट्री अपना कोई वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में वाटर, हॉट वाटर अगर वो उसको रिलीज करता है वहां से, तो उसको पहले उसको ट्रीट करना पड़ेगा और उसको रिसाइकल करना पड़ेगा, तभी वो उसको वहां से छोड़े। मशीनरीज कैन बी रीडिजाइन टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिड्यूस नॉइज। अब जो हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं या कोई भी जो इंडस्ट्रीज होती है, वहां पे बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज लगी होती हैं और वो काफी ज्यादा हैवी नॉइज क्रिएट करती हैं। तो ये हैवी नॉइज को रिड्यूस करना होगा। दूसरा कि वो अपनी मशीनरीज को क्या करें, टेक्नोलॉजी के हिसाब से रीडिजाइन करें, चेंज करें अपनी मशीनरीज को, यानी ओल्ड मशीनरीज ना इस्तेमाल करें। जैसे आज की डेट में आप लोग देखते हो, पहले स्कूटर्स चलते थे, काफी ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते थे। अब हमने स्कूटर्स की जगह बाइक्स ले आए हैं, स्कूटीज ले आए हैं, और आने वाले टाइम में हमारे पास इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक कार्स भी आने वाली हैं। तो प्रोड्यूशन तो हमारा जो पॉल्यूशन है उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं। तो यानी कि हम क्या करें, टेक्नोलॉजी को अपनी अपग्रेड कर रहे हैं। तो वैसे ही हमें मशीनरीज को भी अपग्रेड करना होगा, इंडस्ट्रीज को अपनी, जिससे कि ये पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके इंडिया के अंदर। Particulate matter in the air can be reduced by fitting smoke stacks to factories। अब जो फैक्ट्रीज धुआं छोड़ती हैं बहुत ज्यादा, पहले तो बहुत ज्यादा होता था ये पोल्यूशन, अब तो खैर काफी ज्यादा कंट्रोल हुआ है, लेकिन अभी भी है। तो जो ये धुआं छोड़ती हैं फैक्ट्रीज, इसको क्या करना है, फिटिंग स्मोक स्टैक्स, वहां पर क्या करना है, स्मोक स्टैक्स फिट करवाना है, जिससे कि वो धुआं जो है वो उसमें से जो भी एयर हमारे जो पार्टिकल हैं, पर्टिकुलेट मैटर जो है एयर के, वो थोड़े से रिड्यूस हो जाए। ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स वहां पर इस्तेमाल करने हैं कंपनीज को, जिससे कि स्मोक को भी वो रिफाइन करके और वेस्ट के रूप में छोड़ें। स्मोक कैन बी रिड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज बाय यूजिंग गैस और ऑयल इंस्टेड ऑफ कोल। अब कोल अगर कोई इंडस्ट्री यूज कर रही है, जैसे एनटीपीसी के बहुत सारे जो पावर प्लांट है, वहां पर वो कोल का इस्तेमाल करती है आज भी। ठीक है। तो अगर कोल का इस्तेमाल कर रही है कोई भी कंपनी, तो वो कोल की जगह पर या तो गैस का इस्तेमाल कर ले या ऑयल का इस्तेमाल कर ले। लेकिन अब ये भी थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि कोल रॉ मटेरियल के रूप में आसानी से अवेलेबल हो जाएगा इंडस्ट्रीज को, लेकिन ऑयल और गैस आसानी से नहीं मिलेगा और काफी ज्यादा कॉस्टली होगा इंडस्ट्री के लिए। तो कोल उसे फिर भी सस्ता पड़ जाएगा, लेकिन ऑयल और गैस बहुत महंगा पड़ेगा। तो ज्यादातर जो पावर सेक्टर की कंपनीज हैं वो कोल से ही इस्तेमाल करती हैं, कोल ही को इस्तेमाल करती हैं। लेकिन कोल का इस्तेमाल करने के बाद पॉल्यूशन तो बहुत ज्यादा क्रिएट कर रही है वो। तो उनको ये हमें स्टेप्स जो हमने लिखे हैं, इन स्टेप्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे कि वो पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सके। ठीक है। तो ये 5 पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये पॉल्यूशन के ऊपर। 100% मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन बन सकता है पेपर में, आप लोग इसको देख के जाओ। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डू इंडस्ट्रीज पॉल्यूट एनवायरनमेंट। अब अभी तो हमने पढ़ा कि हम कोई इंडस्ट्री लगाएंगे तो क्या 5 तरीके हैं जिससे हम इंडस्ट्री के पॉल्यूशन को कंट्रोल कर पाएंगे, या इंडस्ट्री को ये बोलेंगे कि भाई कंट्रोल करो अपने पॉल्यूशन। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन क्रिएट कैसे कर रही हैं, और उसके बाद उसके कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पॉल्यूशन क्रिएट कर रही हैं, वाटर पॉल्यूशन क्रिएट कर रही हैं। अब वाटर पॉल्यूशन तो आपको पता ही है कि जो डिस्चार्ज करेगी अपना वाटर वेस्ट के रूप में, वो सीधा पॉन्ड में और रिवर में गिरा देगी, उसको रिसाइकल ही नहीं करेगी, तो वाटर पॉल्यूशन हो गया। एयर पॉल्यूशन, रिलीज कर देगी अनडिजायरेबल गैसेस को स्मोक के रूप में एनवायरनमेंट के अंदर, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, एयरबॉर्न पार्टिकल्स होंगे, तो डस्ट और स्प्रे कर मिस्ट, स्मोक, ये सब होगा। तो इससे क्या होगा, हमारा एयर पॉल्यूटेड हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या करेगी, सॉइल को यूजलेस बना देगी। अब क्या करा, उसके पास जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट निकला उसने ले जाके कहीं भी डंप कर दिया उसको। उससे क्या होगा, वहां का सॉइल जो है वो हमारे लिए हार्मफुल केमिकल की वजह से और इंडस्ट्रीज के इन्फ्लुएंस की वजह से, पैकेजिंग की वजह से, वो क्या हो जाएगा, गार्बेज में यूजलेस हो जाएगा सॉइल, यानी अब हम उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे सॉइल को। ठीक है। उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये भी होता है, सॉइल यूजलेस हो जाती है, क्योंकि वो अपने जो केमिकल है, हार्मफुल केमिकल है या जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उनको ऐसे ही कहीं पे भी ले आके डंप कर देंगे। ठीक है। थर्मल पॉल्यूशन, अब थर्मल पॉल्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। थर्मल पॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि जो हॉट वाटर निकलेगा फैक्ट्रीज में से, ज्यादातर जो थर्मल प्लांट्स होते हैं उनके पास वेस्ट के रूप में हॉट वाटर होता है, और वो उसको डायरेक्ट ले आके डिस्चार्ज कर देते हैं रिवर्स में या पॉन्ड में। तो ये जो थर्मल पॉल्यूशन है, ये भी बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाता है हमारी एक्वेटिक लाइफ को। तो इसलिए इसको भी रिसाइकल करना है, इसको वाटर को कूल करके रिवर में या पॉन्ड में आपको भेजना है, और वो भी रिसाइकल प्रोसेस के बाद। ठीक है। नाउ फैक्ट्री इक्विपमेंट्स जनरेटर्स सो कॉज नॉइज पॉल्यूशन। अब फैक्ट्रीज के पास जनरेटर होते हैं या बड़ी हैवी मशीन्स होती हैं, उससे नॉइज पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा होता है। तो ये लगभग 5 टाइप के पॉल्यूशन हो गए हमारे पास, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। तो इसके ऊपर आप लोग देख लेना एक बार, आसान है ये तो। अब आते हैं हम आगे कि हाउ डू इंडस्ट्रीज पॉल्यूट वाटर, वाटर को कैसे पॉल्यूट कर रही हैं, और कोई कुछ तरीके बताओ, 4 तरीके बताओ, चार सजेस्टिव मेजरमेंट दो, जिससे आप वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर पाओगे। तो अब वाटर पॉल्यूशन तो अभी देखो पीछे मैंने आपको बता दिया, सारे के सारे लगभग वही पॉइंट है। वाटर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय द डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट इनटू द वाटर बॉडीज, यानी कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकला उसको सीधा ले आके वाटर बॉडीज में, रिवर्स में, पॉन्ड में गिरा दिया कंपनीज ने। रेन वाटर पर्कुलेट इनटू द सॉइल कैरिंग पॉल्यूटेंट्स टू द ग्राउंड एंड लीडिंग
टू कंटेमिनेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर। अगर आप लोग मेरा फ्रंट पेज देखोगे, जो मैंने बैकग्राउंड में वीडियो लगा रखा है, वहां पर आप लोग मैंने आपको दिखाया है, यही चीज सीन दिखाया है वहां पे कि किस तरीके से रिवर में आपका जो पर्कुलेट है, जो भी ये हम लोग फेंक देते हैं इधर उधर सामान, वो कैसे रिवर के अंदर जा रहा है और रिवर को वो पॉल्यूट कर रहा है। ठीक है, कि आपने तो कहीं भी फेंक दिया, लेकिन बारिश हुई या रेन वाटर आया तो वो तो वो तो अपने साथ उसको रिवर में ले जाएगा फ्लो करा के, तो रिवर भी पॉल्यूट हो गई हमारी। तो ये भी हमें नहीं करना है, यानी हमें एक प्रॉपर जगह पे ही अपने वेस्ट को क्या करना है, डंप करना है ना। थर्मल पॉल्यूशन, अब थर्मल पॉल्यूशन भी अभी मैंने आपको बताया कि जो हॉट वाटर निकलता है कंपनीज का या फैक्ट्रीज का, वो डायरेक्ट उसको पॉन्ड में या फिर रिवर में गिरा देती है, तो थर्मल पॉल्यूशन हो सकता है। तो थर्मल पॉल्यूशन भी आपको मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में अच्छे से डिटेल से समझाया। मेजर इंडस्ट्रीज कॉजिंग वाटर पॉल्यूशन आर पेपर पल्प। कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा वाटर पॉल्यूशन को क्रिएट कर रही है? पेपर पल्प इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज, रिफाइनरीज, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत ही ज्यादा वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करती है, यानी इनके पास जो वाटर निकलता है वेस्ट के रूप में वो बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड होता है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पॉल्यूट करने के वाटर का इंडस्ट्रीज का कॉन्सेप्ट है। अब हम देखते हैं कि हम इनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो कंट्रोलिंग क्या कर सकते हैं, कैसे मीजर टू कंट्रोल द वाटर पॉल्यूशन, कैसे हम इनको कंट्रोल करेंगे? मिनिमाइज द यूज ऑफ वाटर बाय रीयूजिंग और रिसाइकलिंग। हम अगर जो भी इंडस्ट्रीज के पास वेस्ट के रूप में वाटर निकला है, अगर वो उसको रीयूज कर दे, रिसाइकल कर दे, तो ये वेस्ट कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर रिजर्व बाय इंडस्ट्रीज शुड बी मिनिमाइज्ड। ये जो ओवर ड्रॉइंग करती है ग्राउंड वाटर का, ग्राउंड वाटर को ज्यादा इस्तेमाल कर दिया, उसको रिड्यूस कर दे, है ना, यानी जो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में इसके पास वाटर आया है उसी को रिसाइकल करके दोबारा से इस्तेमाल कर ले। अब वो क्या करेगी, जैसे आप ही देख लो अपने घर में क्या करते हो, कोई वेस्ट होता है प्रोडक्ट वाटर, उसको आप बाहर फेंक देते हो, आप क्या कर सकते हो, उसको रिसाइकल करके इस्तेमाल कर सकते हो। आप उस वेस्ट को प्लांट में दे सकते हो, आप उससे अपनी बाइसिकल धो सकते हो या अपनी कार को वॉश कर सकते हो। तो आप भी जो हमारे घर में वाटर होता है उसको हम लोग वेस्ट के रूप में फेंक देते हैं, हम उसको रिसाइकल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। वही सेम काम कौन करती है? इंडस्ट्रीज। उसने जो एक बार वाटर इस्तेमाल किया वो उसने अब वेस्ट के रूप में बाहर छोड़ दिया, वो उस वाटर को रिसाइकल करके दोबारा इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन वो करती नहीं है, वो अंडरग्राउंड वाटर को फिर से निकाल लेती है। ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एफ्लुएंट एंड हॉट वाटर बिफोर रिलीजिंग देम इनटू द रिवर्स एंड पॉन्ड, यानी हॉट वाटर को पॉन्ड या रिवर में भेजने से पहले उसको रिट्रीट करना है, रिसाइकल करना है। हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर नीड्स। कंपनी क्या कर सकती है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर सकती है, जिससे उसको वाटर की नीड्स की जो भी जरूरत पड़े तो वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से वो उसको वाटर को गेन कर ले। तो ये कुछ हमारे फायदे हैं जिससे हम लोग वाटर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज कंट्रोल कर सकती हैं। तो ये हमें पेपर में लिख के आने हैं। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब ये मैन्युफैक्चरिंग का इंपॉर्टेंस वाला क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में भी कराया है, दोबारा से आया है, लेकिन यहाँ पर दो तीन तरीके से क्वेश्चन आया। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इन कंट्रीज लाइक इंडिया। इंडिया में आखिर के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है? तो वहां पर हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में और सेक्टर के बारे में पढ़ा, लेकिन यहां पर हम ये पढ़ रहे हैं कि इंडिया में आखिर के इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में, मुझे उम्मीद है आ सकता है ये क्वेश्चन। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग विद फॉर्म्स ऑफ बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी का यानी इंडियन कंट्री की इकोनॉमी का बैकबोन है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इट रिड्यूसेस द हैवी डिपेंडेंसी ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चरल सेक्टर। एग्रीकल्चरल सेक्टर पे जो लोग डिपेंडेंट थे वो इसमें अब डिपेंडेंट नहीं है, उनके पास जॉब्स है, वो जॉब्स में भी जा सकते हैं। एक्सपोर्ट कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को डिमांड के हिसाब से, ट्रेडिंग कर सकते हैं। और दूसरा है रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव कर सकते हैं, किसकी हेल्प से? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की हेल्प से। नाउ इट ब्रिंग्स डाउन रीजनल डिस्पेरिटीज। मैंने आपको बताया था वहां पर रीजनल डिस्पेरिटीज में कि जो भी बैकवर्ड एरियाज है वहां पर हम डेवलपमेंट कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की हेल्प से। एंड इट ब्रिंग्स मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज, और ये हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज भी ला सकती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो बहुत सारे हमारे पास इंपॉर्टेंस है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के। फॉरेन एक्सचेंज हमको मिल सकता है, हम अपने जो बैकवर्ड एरियाज हैं उनको डेवलप कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर सकते हैं, पॉवर्टी को दूर कर सकते हैं, और जो भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, उसका प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं और उसका ट्रेड और कॉमर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और बाकी हमारे एग्रीकल्चर को तो मॉडर्नाइज कर ही नहीं है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान से देख लो, समझ लो। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। व्हाट आर द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क। मुझे उम्मीद है 99% ये क्वेश्चन का इस बार पेपर में आने का कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क क्या है, और कोई भी 2 पॉइंट्स बताओ, सिग्निफिकेंस बताओ इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क्स की। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने यहां से उठाया है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क का। तो ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का, अच्छा ये क्वेश्चन बच्चों मैप में भी आने वाला है।
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क, कोई भी 2-3 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क में से कोई भी एक आपका आ सकता है। तो मैप जब मैं कराऊंगा तो मैं आपको जरूर कराऊंगा ये क्वेश्चन, और मुझे लगता है कि क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इस बार बोर्ड में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 99% मुझे इसके कॉन्सेप्ट चांसेस लग रहे हैं आने के। आप लोग इसको तैयार करके जाना। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क में क्या लिखना है आपको, बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट कर ही रही है, लेकिन साथ में हमने एक आईटी इंडस्ट्री को भी खोला जो कि हमारी 31 मार्च 2005 से वर्किंग में है। आईटी इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयड ओवर 1 मिलियन पर्सन, और यहाँ पे लगभग 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग वर्क कर रहे हैं 31 मार्च 2005 से, और ये बहुत ही ज्यादा एक बड़ा सेक्टर है जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है या दे रहा है। इट इज एनकरेजिंग टू नोन दैट 30% ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड इन दिस सेक्टर आर वुमेन। इसमें वुमेन्स यानी कि औरतें ज्यादा वर्क कर रही हैं, 30% इसमें औरतों का कॉन्ट्रीब्यूशन है। बहुत बड़ा सेक्टर है ये। एंड द कंटिन्यूअस ग्रोथ इन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज द की द सक्सेस ऑफ आईटी इंडस्ट्रीज इन इंडिया। अब आप हमारे यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का बहुत ही ज्यादा ग्रोथ हो रहा है। आप लोग देखते हो, आप लोग दिन भर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप ये सब चलाते रहते हो, कंप्यूटर्स चलाते रहते हो। तो ये इस इंडस्ट्री को कौन चला रहा है, कौन मेंटेन कर रहा है, आईटी सेक्टर्स के लोग मेंटेन कर रहे हैं। वही आपके लिए ये सारी चीज, सारे के सारे नए नए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिससे आप लोग इस्तेमाल कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है आईटी सेक्टर। और दिस इंडस्ट्री हैज बीन अ मेजर फॉरेन एक्सचेंज, और यहाँ से फॉरेन एक्सचेंज भी बहुत ज्यादा हम लोग अर्न कर रहे हैं इन लास्ट 2 or 3 years because of its fast growing business process outsourcing sector, BPOs, इसको हम लोग इन शॉर्ट BPOs बोलते हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेक्टर। तो BPO से हमें और आईटी सेक्टर से हमें बहुत ही ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, क्योंकि लास्ट कुछ सेक्टर्स में मार्केट काफी ज्यादा बूम किया है BPOs का और आईटी सेक्टर्स का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया था ऊपर डेफिनेशन के फॉर्म में कि व्हाट आर द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क। ये एक तरीके की डेफिनेशन है बच्चों, छोटी सी, जो कि मैंने ग्रीन कलर से आपकी 3 लाइनों में लिखी है कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क्स प्रोवाइड सिंगल विंडो सर्विस। ये सिंगल विंडो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं हमें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क। हाई डेटा कम्युनिकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं, और जो भी यहाँ पे हमारे एक्सपर्टीज होते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज के। और यहाँ पर जो हमने नीचे डिस्कस किया है वो सिग्निफिकेंस है आईटी इंडस्ट्रीज के, यानी आईटी इंडस्ट्रीज के सिग्निफिकेंस नीचे है और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क की डेफिनेशन 2 लाइन की ऊपर है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, और क्वेश्चन नंबर 20, द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% चांस है मेरी तरफ से ये पेपर में पूछा जा सकता है कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ किसी भी कंट्री की अगर आपको मेजर करनी है तो डेवलपमेंट होना चाहिए क्या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का। स्टार्टिंग में भी इस तरीके का मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको, और लास्ट भी मैं इसी तरीके के क्वेश्चन से कर रहा हूं। क्वेश्चन के आंसर लगभग सेम है, सिर्फ क्वेश्चन को पूछने का तरीका थोड़ा सा बदला है। तो रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर एरिडिकेशन ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। हम अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को दूर कर सकते हैं। बहुत ही आसान से देखो बच्चों, मैंने पॉइंट लिखे हैं और लगभग मैंने अपने जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे तैयार किए सभी में मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं वो एक दूसरे से काफी ज्यादा मैच कर रहे हैं। यानी आपको क्वेश्चंस को सिर्फ एक बार पढ़ना है और पॉइंट्स को दिमाग में रख के जाना है और आप आंसर ऑटोमेटिकली लिख जाओगे पेपर में, क्योंकि ज्यादातर पॉइंट्स एक दूसरे से मैच कर रहे हैं और जानबूझ के ऐसा लिखा गया है ताकि आपको क्वेश्चंस को याद करने में या वहां पर पेपर में एग्जाम में लिखने में प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। अलग अलग पॉइंट्स तो आप याद नहीं कर सकते हो 20 क्वेश्चंस के, तो लगभग पॉइंट सेम है, आप आराम से याद कर लोगे। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को हम दूर कर पा रहे हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगा दी अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी दूर हो जाएगी। दूसरा, जो हमारी हैवी डिपेंडेंस थी पीपल्स की एग्रीकल्चर पे, उसको हमने रिड्यूस कर दिया, वो रिड्यूस हो गई। अब पीपल्स क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और अर्निंग इनकम्स कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। डेवलपमेंट के लिए बैकबोन है, क्योंकि हम बैकवर्ड एरिया को क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं इसकी हेल्प से। ऑल राउंड डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्रीज। सारे के सारे जो भी हमारे डेवलपमेंट हो रहे हैं वो इंडस्ट्रीज के अराउंड ही हो रहे हैं। उसके बाद इट हेल्प्स इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। ये हेल्प कर रहा है मॉडर्नाइज करने के लिए एग्रीकल्चर को भी। एक्सपेंशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं इंडस्ट्रीज लगा करके। एंड इट एम्स एट ब्रिंगिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज। तो रीजनल डिस्पैरिटीज मैंने बताया आपको कि जो भी हमारे बैकवर्ड एरियाज होते हैं उनको हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। तो ये आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। अब देखो इस चीज को और कैसे आप समझ सकते हो, एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। देखो आज की डेट में मोबाइल कितना सस्ता हो गया, लेकिन आज से पहले ये मोबाइल इतना सस्ता नहीं मिलता था। रीजन क्या था, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थी उनके पास इतने ज्यादा इतने ज्यादा फास्ट तरीके से वो इन मोबाइल्स को प्रोडक्ट नहीं कर पा रही थी कि इसकी कॉस्ट को मिनिमाइज कर पाए। लेकिन फिर आया चाइना मार्केट में। अब चाइना वालों ने क्या कर दिया, उन्होंने इतना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लगा लिया अपने यहाँ कि उनके यहाँ प्रोडक्शन यूनिट इतने बढ़ गए कि वो एक मोबाइल बनाने के लिए एक दिन में 1 लाख 2 लाख
मोबाइल के सेट्स बना ले रहे हैं, तो उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो गया। और मार्केट में आज की डेट में आप ज़्यादातर प्रोडक्ट जो देख रहे हो सस्ते मोबाइल फ़ोन के रूप में, वो सारे के सारे किसके हैं? चाइना के हैं। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है? उसने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को इतना ज़्यादा बूम कर लिया अपने यहाँ कि वो जो प्रोडक्ट इंक्रीज बना रहा है एक दिन में, वो उसको उसका कॉस्ट ही बहुत कम पड़ जा रहा है। तो कम कॉस्ट होने की वजह से वो मार्केट में सस्ता बेच पा रहा है और उसके प्रोडक्ट भी ज़्यादा बिक रहे हैं। और उससे फायदा किसको होगा? इनडायरेक्टली चाइना को होगा, क्योंकि उसकी इकोनॉमी बूम करेगी, उसके पास उसका ट्रेड बढ़ेगा, अलग अलग कंट्रीज में वो ट्रेड कर पाएगा। और दूसरा, उसका फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ जाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और जहां भी वो प्लांट लगाएगा वो एरिया भी डेवलप कर जाएगा। तो देखो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाने के कितने सारे फायदे होते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी आज की वीडियो यहीं पे एंड करती है और उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। सारे के सारे 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एक बार जरूर पढ़ के जाना इनको और पॉइंट्स को दिमाग में रख लेना। और मुझे उम्मीद है कि इनमें से जरूर पेपर में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूँ उसमें मैप की वीडियो बन रही है। मैप की वीडियो मैं जल्दी डाल दूंगा चैनल पे, उसमें सारा का सारा मैप होगा, आप लोग उसको ध्यान से देख लेना। उसके अलावा मैंने लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी का वीडियो डाल रखा है चैनल पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग उसे भी जाके देख लो। मेरा अंदाजा कहता है 5 मार्क का क्वेश्चन वहां से बनने वाला है पेपर में। हालांकि वहां से मैप आ रहा है, लेकिन मैं मैप भी कराऊंगा और 5 मार्क का क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि शायद एक क्वेश्चन वहां से बन सकता है। आप लोग देख लेना उसको, उसमें मैंने 16 क्वेश्चन कराए हैं। ये 20 क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार जरूर पढ़ के जाना। इनमें से एक क्वेश्चन 5 मार्कर जरूर बनेगा, अगर 5 मार्कर नहीं बना तो 3 मार्कर बनेगा और इसके आसपास से ही बनेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, जिससे आने वाली और नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करके जाइए। ठीक है, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताते रहिए कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। तो ठीक है बच्चों, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल पढ़ ले मैथ्स। नेक्स्ट वीडियो शायद मैप की आने वाली है, बन रही है, जल्दी ही बना के डालने वाला हूँ, तो आप लोग देखते रहना चैनल पे।